टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैप सेल्स पाए जाते हैं। कैप सेल्स नास्टाक में, स्पाइरोगाइरा में, ऊडोगोनियम में, सारगासम में कैप सेल किस में पाए जाते हैं? ये प्रश्न पीजीटी में 2004 में पूछा गया, 2000 में यही प्रश्न पूछा गया और टीजीटी में 1999 में पूछा गया। कई बार प्रश्न ये घूम घूम करके पूछा गया है। तो बताना है कैप सेल्स पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा सी, ऊडोगोनियम में कैप सेल्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो सेल्स होती हैं वो ऊडोगोनियम एल्गी में पाई जाती हैं। मतलब इस तरह की जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं ऊडोगोनियम शैवाल में पाए जाते हैं, जिसमें कोशिका विभाजन अथवा कह लीजिए सेल डिवीजन के बाद एक टोपी जैसी संरचना बनती है, जिसे एपिकल कैप कहा जाता है। उस टोपी जैसी संरचना को एपिकल कैप कहते हैं और इस प्रकार के कैप बनाने वाली कोशिकाओं को ही कैप सेल्स कहा जाता है। यानी इस प्रकार के जो कैप बनाती हैं उन्हीं कोशिकाओं को कैप सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के दौरान टोपी कोशिका अथवा कैप सेल्स बनती हैं। अभी मैंने आपको समझाया है। तो किस में बनेंगी? ऊडोगोनियम में, एक्टोकार्पस में, कारा में, पॉलीसाइफोनिया में। तो इसका आंसर क्या होगा? ये टीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया था कि कोशिका विभाजन के दौरान टोपी कोशिका अथवा अंग्रेजी में कहें तो कैप सेल्स बनती हैं किस में? तो आंसर होगा इसका पहला, ऊडोगोनियम में बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैक एक अच्छे सूचक हैं। किस चीज के सैक अच्छे सूचक हैं? जल प्रदूषण के, वायु प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के, उपर्युक्त सभी। तो सैक क्या है? सैक लाइकेन होते हैं। ये किसके अच्छे सूचक हैं? ये टीजीटी 2013 में पूछा गया और पीजीटी में 2000 में पूछा गया और 2003 में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सैक अथवा लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं, वायु प्रदूषण के। और ये जो प्रदूषित वातावरण होता है, यानी पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट जो होता है, इसमें तेजी से खत्म होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं और वायु प्रदूषण का संकेत देते हैं कि वायु प्रदूषण हो रहा है। तो कुल मिलाकर के इसमें आंसर कौन सा होगा? बी वाला, वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिसमेकन की प्रक्रिया पाई जाती है। त्रिसमेकन की प्रक्रिया किस में पाई जाती है? क्लेमाइडोमोनास में, ऊडोगोनियम में, फ्यूकस में, पेडिना में किस में पाई जाती है? पीजीटी 2016 में प्रश्न पूछा गया था ये। तो इसका आंसर होगा बी, ऊडोगोनियम में त्रिसमेकन की प्रक्रिया पाई जाती है। आपको बता दें कि ओडोगोनियम एक प्रकार का तंतुयुक्त या कह लीजिए कि फिलामेंटस हरा शैवाल होता है। जो ओडोगोनियम है ये तंतुयुक्त या फिलामेंटस हरा शैवाल है, एल्गी है और इसके निषेचन में त्रिसमेकन या ट्रिपल फ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शैवाल कृषि में महत्व रखती है? ऐसी शैवाल का नाम बताना है जो कृषि में महत्व रखती है। नास्टाक, आसिलेटोरिया, जिलीडियम, ए तथा बी दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा? ये पीजीटी 2011 में पूछा गया था कि कौन सी शैवाल कृषि में महत्व रखती है। तो बता दें कि इसका आंसर होगा डी, ए तथा बी दोनों, यानी नास्टाक और आसिलेटोरिया दोनों कृषि में महत्व रखती हैं। आप लोगों को बताते चलें कि नास्टाक, एनाबिना, आसिलेटोरिया आदि जो नील हरे शैवाल होते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं, इसमें या इन शैवालों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने की क्षमता पाई जाती है। जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है उसका फिक्सेशन करने की इनमें क्षमता पाई जाती है। और ये प्रयोगों द्वारा सिद्ध भी हुआ है कि जो धान के खेत होते हैं उसमें पैदावार 30% तक बढ़ जाती है। जो नील हरे शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इससे 30% तक पैदावार बढ़ जाती है। और नील हरे शैवालों के उपयोग से भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है ये भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? लाल शैवाल, भूरी शैवाल, हरित शैवाल, सुनहरी शैवाल। कौन सी शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकती है? ये टीजीटी 2011 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा पहला, लाल शैवाल में। तो लाल शैवाल जो है, लाल शैवाल समुद्री पानी में बहुत अधिक गहराई में मिलती है। आपको बता दें कि जो प्रकाश होता है, इस प्रकाश के कारण समुद्र में हरे, भूरे और लाल रंग के जो शैवाल होते हैं ये अलग अलग गहराइयों पर पाए जाते हैं।
हरे भूरे लाल रंग के शैवाल अलग अलग गहराइयों पर मिलते हैं। इसमें से जो लाल शैवाल है ये सबसे अधिक गहराई पर पाया जाता है, और ऐसे ही जो भूरा और सुनहरे शैवाल होते हैं ये उससे कम गहराई पर पाए जाते हैं, जबकि जो हरे शैवाल होते हैं ये सबसे कम गहराई पर पाए जाते हैं, यानी बिल्कुल ऊपर की ओर होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शैवाल साहचर्य इसमें पाया जाता है। शैवाल साहचर्य किसमें पाया जाता है बताना है। साइकस की सामान्य जड़, साइकस की कोरेलाइट जड़, साइकस की पत्ती, साइकस की रेगिस। साहचर्य किसमें पाया जाता है? शैवाल साहचर्य। टीजीटी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा बी, साइकस की कोरेलाइट जड़। बता दें कि जो साइकस की कोरेलाइट जड़ है इन जड़ों में बहुत से नील हरित शैवाल, कौन कौन से? नास्टाक, एनाबीना। तो ये सहजीवी के रूप में वास करते हैं, या कह लीजिए कि सहजीवी के रूप में रहते हैं, और इस भाग को शैवालीय क्षेत्र भी कहा जाता है। जिस भाग में रहते हैं उस भाग को क्या कहते हैं? शैवालीय क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पर जो शैवाल उपस्थित होते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, या कह लीजिए कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस के कोरेलाइट जड़ों में निम्नलिखित कौन सी शैवाल पाई जाती है? ऑस्लेटोरिया, एनाबीना, साइटोनीमा, वॉलवॉक्स। तो ये पीजीटी 2004 पे प्रश्न पूछा गया था, इसका आंसर होगा बी, एनाबीना पाई जाती है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो साइकस की कोरेलाइट जड़ें होती हैं, कोरेलाइट जड़ में बहुत से नीलहरित शैवाल पाए जाते हैं, जिसमें से नास्टाक है, एनाबीना है, आदि सहजीवी के रूप में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालीय क्षेत्र इसके विशेष लक्षण हैं। शैवालीय क्षेत्र के विशेष लक्षण: साइकस की सामान्य जड़ों, पाइनस की जड़ों, साइकस के तने, साइकस के कोरेलाइट जड़ें। तो इसका आंसर क्या होगा? ये पीजीटी 2005 में प्रश्न पूछा गया था, इसका आंसर होगा डी, साइकस की कोरेलाइट जड़ें। अभी मैंने आपको बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर लाइकेंस में कवक सहयोगी सदस्य होते हैं। अधिकतर लाइकेंस में कवक सहयोगी सदस्य कौन से होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये पीजीटी 2011 में प्रश्न पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा पहला, एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज। बता दें कि कवक के साथ शैवाल का साहचर्य, या कह लीजिए सिम्बायोसिस, साहचर्य यानी सिम्बायोसिस लाइकेन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जब कवक और शैवाल मिल जाते हैं तो उसे क्या बनता है? लाइकेन बनता है। साहचर्य यानी सिम्बायोसिस हो जाती है तो क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। लाइकेन थाइलस का शैवाल सहयोगी फाइकोबाइंट कहलाता है। जो लाइकेन थाइलक होता है इसका शैवाल जो सहयोगी होता है उसको फाइकोबाइंट कहा जाता है, जबकि इसका कवक जो सहयोगी होता है उसको माइकोबाइंट कहा जाता है। कवक सहयोगी को माइकोबाइंट, शैवाल सहयोगी को फाइकोबाइंट। और अधिकतर लाइकेन्स में एस्कोमाइसिटीज वर्ग के कवक सहयोगी सदस्य होते हैं। ज्यादातर लाइकेन्स जो होते हैं इसमें एस्कोमाइसिटीज वर्ग के जो कवक होते हैं वही सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन थाइलस का शैवाल सहयोगी कहलाता है। पीजीटी 2011 में प्रश्न पूछा गया था, लाइकेन थाइलस का शैवाल सहयोगी क्या कहलाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था लाइकेन का क्या कहलाएगा? फाइकोबाइंट कहलाएगा। और मैंने बताया था जो कवक होता है उसको माइकोबाइंट कहा जाता है। तो बी वाला माइकोबाइंट यानी कवक का है, और लाइकेन्स का पूछा गया है तो फाइकोबाइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन साहचर्य है यानी लाइकेन सिम्बायोसिस है कवक के साथ शैवाल का, शैवाल के साथ टेरिडोफाइट्स का, शैवाल के साथ ब्रायोफाइट्स का, उपर्युक्त सभी। तो ये पीजीटी 2011 में प्रश्न पूछा गया था, इसका आंसर क्या होगा? पहला, कवक के साथ शैवाल जब मिलते हैं तो उससे सिम्बायोसिस से लाइकेन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः क्लेमाइडोमोनास की कोशिका में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट की संरचना होती है। जो क्लेमाइडोमोनास होता है इसकी कोशिका में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट की संरचना कैसी होती है? जालिकावत, एच आकार की, कफ के आकार की, डिस्क के आकार की। ये प्रश्न टीजीटी 2002 में पूछा गया था, इसका आंसर होगा सी, कफ के आकार की होती है। यानी कि जो क्लेमाइडोमोनास की कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इस क्लोरोप्लास्ट की जो संरचना कैसी होती है? कफ के आकार की होती है। आपको बताते चलें कि जालिकावत या रेक्टिकुलेट जो होती है वो ऊडोगोनियम में पाई जाती है। शैवालों में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो विभिन्न आकार के होते हैं, तो ऊडोगोनियम में जालिकावत, कफ रूपी क्लेमाइडोमोनास और वाल्वाक्स अगर है तो कफ रूपी होगा यानी कप शेप्ड। सर्पिलाकार किस में होगा? स्पाइरोगायरा में सर्पिलाकार होगा। मेखला रूपी अगर कहा जाए ग्रेडल शेप
तो यूलोथ्रिक्स में होगा। और अगर डिस्क जैसा कहा जाए तो किसमें, कारा में होगा, वॉकेरिया में होगा, इसमें डिस्क सेव होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूलोथ्रिक्स का हरित लवक होता है सर्पिलाकृत, मेखलारूपी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न टीजीटी 2005 में पूछा गया था। यूलोथ्रिक्स का हरित लवक क्या होता है, तो आंसर से होगा इसमें बी, मेखलारूपी होता है। अभी मैंने आपको बताया था यूलोथ्रिक्स, मेखलारूपी, सर्पिलाकार, स्पाइरोगारा, कफ रूपी, क्लेमाइडोमोनास, जालिकावत, ओडोगोनियम, इस बताए हैं भी, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नास्टाक एक प्रकार का है, नील हरित शैवाल का, हरित शैवाल का, भूरी शैवाल का, लाल शैवाल का। नास्टाक एक प्रकार है, किसका है, ये टीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, नास्टाक नील हरित शैवाल का है, यानी एक प्रकार है नील हरित शैवाल का, ब्लू ग्रीन एल्गी का। नास्टाक क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है एक तरीके का, जिसे साइनोबैक्टीरिया श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, साइनोबैक्टीरिया। और जगत क्या है, मोनेरा, जगत मोनेरा, और श्रेणी क्या है, साइनोबैक्टीरिया। किसके अंतर्गत आता है, नील हरित शैवाल के अंतर्गत या ब्लू ग्रीन एल्गी के अंतर्गत, कौन, तो नास्टाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैक लाइकेन्स साधारणतया निम्न स्थानों में नहीं पाए जाते हैं, प्रदूषित शहरों में, अनावृत चट्टानों पर, पहाड़ियों पर, वन के पेड़ों की छालों पर। सैक अथवा लाइकेन साधारणतया किन स्थानों पर नहीं पाए जाते हैं, ये पीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, प्रदूषित शहरों में, क्योंकि अभी हम लोगों ने प्रश्न पढ़ा था जहां पर प्रदूषण होता है, प्रदूषित शहरों में ये नहीं पाए जाते हैं। क्यों, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उससे बाधित होने के कारण ये तेजी से नष्ट होने लगते हैं। क्यों बाधित होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, क्योंकि वातावरण प्रदूषित हो जाता है, और जब वातावरण प्रदूषित हो जाता है तो जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, क्रिया होती है, वो बाधित हो जाती है, जिसके कारण ये तेजी से खत्म होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं, और ये मुख्य रूप से वायु प्रदूषण का संकेत देते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लाइकेन्स सूचक हैं किसके, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सभी पीजीटी 2011 में प्रश्न पूछा गया था। लाइकेन सूचक किसके होते हैं, तो वायु प्रदूषण के होते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे लाइकेन या सैक किसके सूचक हैं, वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक कौन, ब्रायोफाइट्स, शैवाल, फर्न, लाइकेन्स। ये पीजीटी 2010 में प्रश्न पूछा गया था और इसका आंसर होगा डी, लाइकेन्स सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण के जैविक सूचक हैं सैक, काई, शैवाल, इनमें से कोई नहीं। जैविक सूचक के नाम से पूछा गया है, तो पीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया था, तो जैविक सूचक भी सैक या लाइकेन ही होंगे, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक शैवाल नहीं है, वॉलवॉक्स, ऑसिलेटोरिया, एस्परजिलस, क्लेमाइडोमोनास। ये पीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया था, कौन एक शैवाल नहीं है, इसमें से एल्गी कौन नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी, एस्परजिलस एल्गी नहीं है। बता दें कि वॉलवॉक्स, ऑसिलेटोरिया, क्लेमाइडोमोनास ये सब शैवाल हैं या एल्गी हैं, जबकि जो एस्परजिलस है यह एक कवक होता है या फंजाई होता है। वॉलवॉक्स और क्लेमाइडोमोनास क्लोरोफाइसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जो वॉलवॉक्स है, क्लेमाइडोमोनास हैं, ये क्लोरोफाइसी वर्ग में आते हैं, जबकि जो ऑसिलेटोरिया है ये साइनोफाइसी वर्ग के अंतर्गत आता है, साइनोफाइसी। और एस्परजिलस एक मृतोपजीवी कवक होता है, मृतोपजीवी कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परपेटिमस या क्रेस्टोज और पर्णिल या फोलियोज और छुपिल या फ्रूटिकोज किन पौधों के समूह में आते हैं, कवक, शैवाल, सैक या लाइकेन, माइकोप्लाज्मा। पीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया था, इसका आंसर होगा सी, सैक या लाइकेन। यानी जो क्रेस्टोज है, फॉलियोज है, फ्रूटिकोज है, किन पौधों के समूह में आते हैं, तो लाइकेन्स के समूह में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लाइकेन के प्रकार हैं, पर्णिल, छुपिल, परपटीय, ये सभी लाइकेन्स के प्रकार कौन से हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप्स ऑफ द लाइकेन। तो पीजीटी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था, इसका आंसर होगा लास्ट, पर्णिल, छुपिल, परपटीय, ये सभी लाइकेन के प्रकार हैं, तो आंसर होगा इसमें डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टोकार्पस साधारणतया उगते हैं तालाबों में, समुद्र में, नदियों में, केवल कच्छ क्षेत्रों में,
एक्टोकार्पस साधारणतया कहाँ उगते हैं? यानी पॉन्ड्स, सी, रिवर्स या ओनली मस्ट प्लेसेस। तो इसका आंसर होगा बी, सी, या समुद्र में। पीजीटी 2013 में पूछा गया था। आपको बता दें कि एक्टोकार्पस एक विश्वव्यापी शैवाल है। जो एक्टोकार्पस है ये एक विश्वव्यापी शैवाल है और यह शीतोष्ण तथा ध्रुवीय क्षेत्रों के समुद्र के ठंडे जल में पाया जाता है। शीतोष्ण और ध्रुवीय क्षेत्र जो होते हैं उसमें समुद्र के ठंडे जल में पाया जाता है और भारतवर्ष में ये पश्चिमी तट पर समुद्री पौधों अथवा कह लीजिए कि पथरीली चट्टानों पर पाई जाती है। कौन सी? तो एक्टोकार्पस कहाँ उगते हैं? समुद्र में उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफाइसी में संचयी भोजन पदार्थ किस रूप में होता है? वसा, स्टार्च, प्रोटीन, तेल। क्लोरोफाइसी में भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? पीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया था। आपको बता दें कि क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवालों में संचयी भोजन जो पदार्थ होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च यानी बी वाला सही होगा। और इन शैवालों में क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी जो क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवाल होते हैं इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है और इन्हीं के कारण ये गहरे हरे रंग के होते हैं। यानी इन्हीं वर्णकों के कारण कैसे होते हैं? गहरे हरे रंग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार की विभेदन के संचालन में केंद्रक के कार्य की खोज कीजिए। केंद्रक के कार्य की किसमें? आकार की विभेदन के संचालन में। ड्रोसोफिला में, एसिटेबुलेरिया में, हरी मटर में, न्यूरोस्पोरा में। पीजीटी 2009 में प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, एसिटेबुलेरिया में। आकार की विभेदन के संचालन में केंद्रक के कार्य की खोज की गई थी एसिटेबुलेरिया में। बता दें कि एसिटेबुलेरिया नामक शैवाल में केंद्रक और कोशिका द्रव्य के आपसी संबंधों का अध्ययन किया गया था। जो एसिटेबुलेरिया शैवाल है इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य के आपसी संबंध का अध्ययन किया गया था और इसमें देखा गया था कि आकार की विभेदन के संचालन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और बता दें कि इस प्रयोग को हैम्बरलिन प्रयोग के नाम से जाना जाता है। हैम्बरलिन।